अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज मैं आपके सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, उसका लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। और आईकम पार्ट 1 के लिए, जितने भी आईकम पार्ट 1 के लिए उसकी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके क्लियर कराने हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो आज हम इसको अभी से सीख लेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी में जब इसके सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अभी से सीखें ताकि आगे अगले स्टेप पे ना छोड़ें आप। ठीक है, तो लेक्चर देने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। चले हैं हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो अकाउंटिंग कंसेप्ट में सबसे पहले आता है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? जिस बिजनेस की खुद की पहचान होती है, जिसकी खुद की, अभी इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, या एंटिटी भी लफ्ज़ लिखा होता है। अब इसमें ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि बिजनेस खुद की पहचान रखता है, बिजनेस खुद की पहचान रखता है, वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, एक सेपरेट एंटिटी होती है। मैं फॉर एग्जांपल अगर एक आपको एग्जांपल दूं तो इसमें आपकी पेप्सी आ जाती है। ठीक है, सही है, पेप्सी आ जाती है। तो देखिए, पेप्सी के नाम ही ब्रांड है, पेप्सी का नाम ही ब्रांड है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, उसकी खुद की एक शनाख्त है। ठीक है, सही है, तो ये एक सेपरेट ही एंटिटी है। ठीक है, जैसे आप कोक ले लेते हैं, यूनिलीवर ले लेते हैं, तो ये एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर आ जाती है। लेकिन बात ये होती है कि जब सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप की बात आती है, क्या हम इसको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के तौर पे लेंगे? बात ये सोचने वाली बात है। अब देखें जी, अगर हम बाय लॉ बात करें, अगर हम बाय लॉ बात करें तो सोल ट्रेडर, जो सोल ट्रेडर होते हैं और पार्टनरशिप जो बंदे होते हैं, जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप वाले बंदे होते हैं, वो एज आ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के तहत नहीं आते। अगर बाय लॉ आप देखते हैं, अगर अकाउंटिंग पर्पस देखते हैं, अगर अकाउंटिंग पर्पस देखा जाए, अगर अकाउंटिंग पर्पस, मैं इसमें लिख देता हूँ, अगर अकाउंटिंग पर्पस देखा जाए, अगर अकाउंटिंग पर्पस देखा जाए, अगर अकाउंटिंग पर्पस देखा जाए तो वो एक सेपरेट एंटिटी तस्वर किए जाते हैं। अगर अकाउंटिंग पर्पस देखा जाए तो वो एक सेपरेट एंटिटी कंसीडर किए जाते हैं। बात ये सोचने वाली है कि अगर बाय लॉ एक्ट 19, अगर कंपनी ऑर्डिनेंस इसको बाय लॉ देखता है तो वो एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं है। अगर अकाउंटिंग पर्पस देखा जाए तो ये एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने ओन बिजनेस लेके पढ़ते हैं। जैसे होलसेलर है, ये होलसेलर की जिसका एक नाम होता है खुद का, जो फेमस हो जाए तो उसका एक नाम होता है, वो कंपनी नहीं होता लेकिन सोल ट्रेडर में आ जाता है, लेकिन उसका एक नाम होता है। ठीक है, तो एक उसका नाम हो जाता है तो उसकी एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है। पार्टनरशिप में भी कई ऐसे बिजनेस मिलेंगे आपको जो एक सेपरेट एंटिटी के कंसेप्ट के तौर पर लेके चलते हैं, जिसका एक नाम होता है उस पार्टनरशिप का। ठीक है, तो वो अपने बिजनेस को लेके चलते हैं। अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से देखें तो, अगर बाय लॉ देखें तो वो सेपरेट एंटिटी में नहीं फॉलो होते। ठीक है, दूसरी बात, ये तो आपका कंसेप्ट हो गया सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये एक बहुत अच्छा, इसकी एक इस बिजनेस, इन बिजनेस की खुद की सेल होती है, मतलब जो बाकायदा जैसे मोर कहते हैं, जैसे हम उसकी सिग्नेचर प्लेट कहते हैं, तो इसकी एक खुद की एक शनाख्त होती है, तो कॉमन सील कहते हैं, जिसे कॉमन सील के नाम पे पहचाना जाता है, वो भी उन्होंने रखी होती है। जैसे आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो उनकी खुद की एक
अब देखिए ये एक सोल ट्रेडर होता है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में भी हो जाते हैं, सोल ट्रेडर भी हो जाता है, एक इन्वेस्टर बिजनेस कर रहा होता है तो वो एक सोल ट्रेडर होता है, नॉट एज कंपनी। तो ये फिर उसके तहत आ जाता है, वो एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में भी आ जाते हैं। अच्छा, गोइंग कंसर्न किसे कहते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर अगर आपको अगर मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये अज्यूम क्या करता है? ये अज्यूम करता है ये अज्यूम करता है बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर indefinitely time period. There is a no intentionally liquidating business for in the foreseeable future. इसका मतलब ये होता है कि भाई आपको अगर लॉस, अगर क्या आ जाए, लॉस आ जाए, क्या आ जाए, लॉस आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंपनी को वाइंड अप कर देना है, कंपनी को वाइंड अप कर देना है, तो ये नहीं करना आपने। अगर आपका लॉस आ जाता है तो आप उसको कंटिन्यूटली लेके चल रहे होते हो, कंटिन्यूटली लेके चल रहे होते हो, ताकि आपका मकसद क्या होता है? बिजनेस को चलाना। आपका मकसद क्या होता है? बिजनेस को चलाना। अगर आपको प्रॉफिट भी आता है, लॉस आता है, नो मैटर, डजंट मैटर, तो आपने बिजनेस को लेके चलना होता है। अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो फिर वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में नहीं आएगी। अगर कंपनी एट दी एंड वो क्या करती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो फिर वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, मैट नहीं करेगी। क्यों? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का ये तजिया, ये मानना है कि कंपनी कंटिन्यूटली रन करेगी। अगर उनको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, वट एवर, वो कंटिन्यूटली अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगी। तो ये एक गोइंग कंसेप्ट होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो 20 साल की 30 साल की इंश्योरेंस करा लेती है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस करा लेती है, तो इसका मतलब है उसने 20-30 साल इंश्योरेंस कराई है, तो 20-30 साल उसने अपने कंपनी को रन करना है, गोइंग कंसर्न करना है, ठीक है। अब ये एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आ जाता है। इसका मतलब नहीं है कि वो 30 साल तक इंश्योरेंस कराई हो, 30 साल के बाद उसने वाइंड अप कर देना है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। उसने इंश्योरेंस कराई, इसका मतलब इंश्योरेंस कराई तो उसे 20-30 साल चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आ जाता है। लेकिन अगर वो इंश्योरेंस के दरमियान या इंश्योरेंस खत्म होते ही उसको वाइंड अप करता है, तो ये बिजनेस गोइंग कंसर्न में नहीं आएगा, गोइंग कंसर्न में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखें, ठीक है, आगे देखें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट। आज भी कुछ इदारे आपका मुस्तकबिल बदल सकते हैं। मैट्रिक पास तलबा और तालबात के लिए एक मयारी और मुकम्मल दर्जगाह एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। एडमिशंस ओपन। FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA, FAIT, ICOM में दाखिले जारी है। मोतबर तजुर्बाकार और आला तालीम याफ्ता स्टाफ तलबा और तालबात के लिए अलहदा कैंपस, किरदार साजी और शख्सियत के निखार पर खसूसी तवज्जा, स्टडी टूर और मुख्तलिफ तालीमी मुकाबला जात, स्टेट ऑफ द आर्ट वसी लाइब्रेरी, जदीद ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट से मुज़य्यन कंप्यूटर और साइंस लैब्स, फूल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम और कंट्रोल रूम, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तलबा और तालबात के लिए खसूसी स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स, वालिदैन और उस्ताज़ा की बामी मुशावरत। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बिलमुकाबिल सेंट्रल अस्पताल मेन BT रोड गुजरांवाला। फोन नंबर 055-429-7777, 055-429-7779, 0332-429-7780। एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। कंसेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहते हैं अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड होते हैं वो मस्ट बी टर्म ऑफ द मनी होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए मनी में। जैसे कि आप 2 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो, 3 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो क्रेडिट पे करते हो चाहे वो कैश पे करते हो, लेकिन आपने वो कैश पे के बाद या बाद में पैसे रिसीव करना हो या आपने पहले ऑन टाइम कर लिया हो, ठीक है, तो उनको क्या करना होता है, आपने उनको आप टर्म मैयर कर सकते हो। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये मैयरेबल हो सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको। अगर आपने, मैं कहता हूं कि अगर आप एग्ज़ाम पास करते हो, इधर मैं लिख देता हूँ, एग्ज़ाम पास करते हो, एग्ज़ाम पास करते हो, ठीक है, एग्ज़ाम पास करते हो या आप मीटिंग करते हो कोई चीज़ की, एग्जामिनेशन पासिंग करने की, तो उसको आप मैयर नहीं कर सकते, उसको आप मैयर नहीं कर सकते भाई, सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल कहता है
केजी के हिसाब से आ जाए, किलोमीटर के हिसाब से आ जाए, जो भी है, ठीक है, सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि बिल्डिंग स्क्वायर फुट इतना चाहिए, स्क्वायर फीट इतना चाहिए, ठीक है, और केजी में सिल्वर इतना चाहिए, मतलब उस वट एवर जो भी उसने केजी वगैरह फलाम में चाहिए पूछा, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इसको इस तरीके से आपने मेजर करना है, नहीं, ऐसे नहीं करना। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की कास्ट 50 लाख है, ठीक है, फर्नीचर की कास्ट 10 लाख है, तो ये एक मेजरेबल है, ये एक मेजरेबल है, तो इस कंसेप्ट के तहत आपने लेके चलना होता है, ठीक है। आगे देखिएगा ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट देखिएगा, इसमें ये होता है कि हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, एवरी डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपने दो इफेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है, दो इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपने कैश सेल किया है, कैश सेल किया, तो पहले सबसे पहले एक इफेक्ट बनता है कैश का, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट बनता है सेल का, ठीक है। इसका मतलब है कि एक इफेक्ट ये है और एक इफेक्ट ये है, तो दोनों इफेक्ट होने चाहिए। और फॉर एग्जांपल आपने बेची है 100 रुपये की सेल किया, तो ये भी 100 रुपये की सेल हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये अगर डेबिट होता है तो ये सेल अगर क्रेडिट होता है तो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसके कंसेप्ट के तहत आ जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट देखिएगा। अकाउंटिंग पीरियड में देखिएगा कि अगर कोई कंपनीज है या बिजनेस है, लार्ज बिजनेस किस्म होते हैं, तो उन्होंने अकाउंटिंग पीरियड रखा होता है कि जिसमें हमने चेक करना होता है, जो बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो आप 3 मंथ का बना सकते हो, या 6 मंथ का बना सकते हो, या 12 मंथ का, वट एवर, 1 मंथ का भी बन सकता है, 2 मंथ का भी बन सकता है। लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक काउंटिंग पीरियड सेट करना होता है, काउंटिंग पीरियड सेट करना होता है कि अगर बिजनेस किस काउंटिंग पीरियड के तहत चल रहा है। वैसे नॉर्मली 12 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है, जो बिजनेस फॉलो करता है काउंटिंग पीरियड। बिजनेस जो फॉलो, अक्सर बिजनेस जो फॉलो करते हैं 12 मंथ को करते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि 12 मंथ ही होना चाहिए, नहीं। काउंटिंग कंसेप्ट आप जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस शुरू में आप अपना बिजनेस जब शुरू कर लेते हैं तो उसके मुताबिक आपने 3 मंथ का भी प्रॉफिट दे सकते हैं, 6 मंथ का भी दे सकते हैं, 12 मंथ का दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जब ऑडिट होता है तो वो आपने रिपोर्ट जो करानी होती है वो 1 ईयर के तहत मुताबिक करानी होती है। जैसे वो आपने चाहे 6 मंथ का हो, 7 मंथ का हो, 8 मंथ का हो, लेकिन एट दी एंड 12 मंथ के जरिए आपने निकालने, 1 साल में आपके प्रॉफिट एंड लॉस कितने होंगे, ये अकाउंटिंग पीरियड आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका मैचिंग कंसेप्ट आ जाता है। मैचिंग कंसेप्ट होता है द कंसेप्ट ऑफ द ऑफसेटिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट इनकम। फॉर एग्जांपल है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने एक्सपेंसेस अगेंस्ट रेवेन्यू के ऊपर ऑफसेट करने होते हैं। इसका मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि जिस ईयर में एक्सपेंस हुए हैं या जिस ईयर की इनकम हुई है उस ईयर में चार्ज करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल है, मैं कहता हूँ एक बिल है, जो आप बिल करते हो, घर का बिल पे करते हो, वो अगर जैन का है, ठीक है, जैन का बिल है, वो आप फेब में पे करते हो, फेब में पे करते हो, और बिल किसका है? जैन का। इसका मतलब है कि आपने फेब में पे किया। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि ये रॉन्ग है। अगर आपने पे किया फेब में, तो फेब का आप रिकॉर्ड ना करो एक्सपेंस, अब फेब का एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करो, क्योंकि ये एक्सपेंस किसका? जनवरी का। ये क्या एक्सपेंस कितने का? जनवरी का। तो इसका मतलब है कि मैचिंग कंसेप्ट जो कहता है वो कहता है कि फेब में अगर पे किया तो, लेकिन बिल तो जनवरी का ना, तो जनवरी में इसको रिकॉर्ड करें। इसलिए कहते हैं कि अगेंस्ट एक्सपेंसेस अगेंस्ट इनकम ऑफसेटिंग करें। अगर आपकी इनकम फेब की है तो उसे जनवरी में रिकॉर्ड करें। तो इसका मतलब है कि अगर इनकम में से लेस एक्सपेंसेस कर दें तो वो आ जाती है हमारी प्रॉफिट आ जाता है। तो मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है। दूसरी बात, अगला कंसेप्ट देते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। ये बेसिक है आपके लिए, आईकम के लिए बेसिक कंसेप्ट है। तो हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। मास्टर लेवल की क्लासेस को शुरू करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो हम इसको आगे लेके चलेंगे ज़रूर, ठीक है। अब देखो, कास्ट कंसेप्ट करता है, कास्ट कंसेप्ट ये कहता है जब आप बिजनेस अक्वायर करते हो। अक्वायर करने का मतलब ये है कि जब आप बिजनेस, जिस दिन आप बिजनेस परचेज करते हो, खरीदते हो, वो जो जिस, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस आपने मशीनरी खरीदी, आप फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदते हो,
मशीन ही करते हो आप 1 लाख की, 1 लाख की करते हो, एक्वायर करते हो, डेट होती है आपकी 1 2020 होती है, फॉर एग्जाम्पल ये लगा लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपकी 1 लाख है ये एक्वायर है, आपने इस भी कास्ट, इसको कहते हैं कास्ट, इसको कहते हैं ये कास्ट है। तो इस कास्ट के ऊपर आपने इसको रिकॉर्ड करना है, इस कास्ट के ऊपर आपने रिकॉर्ड करना है हमेशा, हमेशा तो नहीं, लेकिन जब साल यूज़ हो जाता है, 2 साल यूज़ होता है, तो आपके इसके ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन भी आती है, डेप्रिसिएशन भी आती है। लेकिन आमतौर पे जब आपने बैलेंस शीट में जब एक्वायर किया हो, ख़रीदा हो, तो उसको किस कास्ट पे आपने चार्ज करना है, इस चार्ज पे आपने चार्ज करना है, आपकी कास्ट के ऊपर चार्ज करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम एंड गुड्स आर सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। बस इसका मतलब है कि आप जब आप चीज़ बेचते हो ना, जब आप चीज़ बेचते हो या सर्विसेज देते हो, उसी वक्त ही आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो, जितने की आप बेची है, जितने की आपने नहीं बेची, में से जितने की आपने बेची है 100, 100, 200, 300, जितने की भी आप बेच रहे हैं, उसी टाइम आप उसको रिकॉर्ड कर लो। इसको कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। आज का लेक्चर यही था, और मैं आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको समझ नहीं लगती, अगर आपको समझ नहीं लगी किसी बात की, तो आप मुझे किसी बात की या किसी टॉपिक की, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर दिया हुआ, तो वहाँ से मुझे आप व्हाट्सअप पे SMS भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और हम दूसरी बात, हम ऑनलाइन अकेडमी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अकेडमी पढ़ाते हैं मास्टर लेवल की, आपकी MCOM MBA और BE अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, BCom की, ICOM की, और जिन्होंने पढ़ना हो ऑनलाइन तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो आपकी बात इम्पोर्टेंट है, वो एस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है जो गुजरांवाला न्यू कैंपस है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और अगर किसी ने उनके एडमिशन ओपन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यही करूंगा कि एस ग्रुप ऑफ कॉलेज को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं खुद वहाँ का एक प्रोफेसर हूँ, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।